नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल ई स्माइल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नगरीय अधिवासों के बारे में पढ़ेंगे। नगरीय अधिवास मुख्य रूप से जहाँ पर मानव है वो प्राथमिक क्रियाकलापों में न संलग्न होकर द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में संलग्न होता है। नगरीय अधिवासों की विशेषताओं की अगर बात करें अपन, तो नगरीय अधिवासों में उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, रोजगार की उपलब्धता होती है, उच्च शिक्षा एवं गहन चिकित्सा सुविधाएं नगरों के अंदर पाई जाती है, पक्की सड़कें एवं पक्के मकान नगरों में पाए जाते हैं, सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव होता है, मतलब सामाजिक मूल्य है वो उतने प्रगाढ़ नहीं होते हैं। यातायात के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक साधनों की सुविधा है वो नगरों के अंदर पाई जाती है। नगरीय बस्तियों की वर्गीकरण की बात करते हैं तो उसमें जो नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण है वो कुछ मुख्य बिंदु है जिनके आधार पर किया जाता है। तो उसमें जो पहला है वो है जनसंख्या का आकार, मतलब नगरों के अंदर अलग अलग आकार, जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का विभाजन किया गया है। जैसे स्वीडन है, फिनलैंड है, वहाँ पर 250 व्यक्ति अगर पाए जाते हैं तो उसको नगर का दर्जा दिया जाता है। अगर किसी अधिवास के अंदर, जैसे आइसलैंड में अगर अधिवासों के अंदर 300 व्यक्ति पाए जाते हैं तो नगर का दर्जा दिया जाता है। कनाडा के अंदर 1000 व्यक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका में 2500, जापान में 3000 और भारत में 5000 व्यक्ति अगर किसी अधिवास में पाए जाते हैं तो उसको नगर का दर्जा दिया जाता है। दूसरा है व्यावसायिक संरचना, मतलब जहाँ पर 75% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्य में संलग्न होती है तो उसको नगर का दर्जा दिया जाता है। हालांकि इटली जैसे देशों के अंदर ये जो क्राइटेरिया है वो 50% है। अगर 50% से ज़्यादा जनसंख्या गैर कृषि कार्य में संलग्न है तो इटली में उसको नगर का दर्जा है वो दिया जाता है। तीसरा है प्रशासनिक ढांचे के आधार पर भी कुछ क्षेत्र उनको नगर का दर्जा दिया जाता है। जैसे सैनिक छावनी है या फिर जो अधिसूचित नगरीय क्षेत्र है उनको नगरों का दर्जा है वो दिया जाता है। आवश्यक दशाओं के आधार पर, आवश्यक दशाएं का मतलब है कि कार्य क्षमता के विभाजन के आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ अधिवास है जिनको नगर का दर्जा दिया जाता है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र है या फिर जैसे सांस्कृतिक नगर है, धार्मिक नगर है, जहाँ पर धार्मिक अधिवास वाले क्षेत्र है उनको नगरों का दर्जा दिया जाता है। अब आगे अपन बात करते हैं नगरीय अधिवासों के प्रकार की। तो उसमें पहला जो प्रकार है वो है नगर। 1 लाख से अधिक जनसंख्या एवं 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जो अधिवास है वो नगर कहलाते हैं। इनमें ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्य के अंदर या गैर प्राथमिक कार्य है उनमें संलग्न होती है। जैसे राजस्थान के अंदर बीकानेर नगर, उदयपुर नगर है। दूसरा है महानगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या एवं 50 लाख से कम जनसंख्या वाले जो अधिवास है उनको महानगर का दर्जा दिया जाता है, महानगर कहलाते हैं। भारत के अंदर ऐसे महानगरों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 53 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 3 महानगर है, जयपुर, जोधपुर और कोटा। तीसरा है सन्नगर जो संकल्पना है वो 1915 में पैट्रिक गिडिज ने दी थी। पैट्रिक गिडिज ने बताया था कि जो पास वाले जो नगर है वो अपनी आकार का विस्तार करते हुए अगर आपस में मिल जाते हैं तो वो सन्नगर कहलाता है। जैसे अपने यहाँ पर भारत में बात करें तो दिल्ली गुड़गांव है, दिल्ली नोएडा है। अगला है वरतनगर को मेगालोपोलिस कहा जाता है। और ये जो मेगालोपोलिस संकल्पना है ये 1957 के अंदर जीन गोटमैन के द्वारा दी गई थी। वरतनगर वो नगर है जो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले होते हैं। जैसे विश्व के अंदर अपन बात करें, इनको विश्व नगरी भी कहा जाता है। तो विश्व में टोक्यो है
या लंदन है, न्यूयॉर्क है, मेक्सिको सिटी है, तो ये विश्व नगर है। इनकी जनसंख्या वो 50 लाख से अधिक है। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं नगरीय अधिवासों की समस्याएं। पहली समस्या है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। नगरीय क्षेत्रों में मिलने वाली सुख सुविधाओं के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र से बहुत अधिक मात्रा के अंदर बहुत अधिक संख्या में लोगों का नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास हो रहा है, जिसके कारण नगरीकरण बढ़ रहा है। वर्तमान के अंदर आज भारत में 53 महानगर है, जबकि 1981 के अंदर भारत में केवल 9 महानगर थे। 2005 में विश्व में 438 महानगर थे, लेकिन वर्तमान में उनकी संख्या 600 से अधिक हो गई है। तो नगरीकरण की दर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा है गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। नगरीकरण बढ़ने के कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नगरों के अंदर रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो वो ऐसी जगह दूसरे ऐसे कमरों में रहते हैं जहाँ पर 8-8, 10-10 व्यक्ति एक कमरे में निवास करते हैं, तो जिसके कारण गंदी बस्तियाँ हैं उनका प्रादुर्भाव हो रहा है, उनका उदय हो रहा है। आज मुंबई के अंदर लगभग 10% जनसंख्या है वो गंदी बस्तियों के अंदर, स्लम बस्तियों में निवास करती है। तीसरा पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण। बढ़ते नगरीकरण के कारण उद्योगों से निकलने वाला धुआं, गाड़ी मोटरों से निकलने वाले धुएं के कारण पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। वायु प्रदूषण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और नगरों में रहने वाले लोगों को श्वसन जनित जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो रही है। उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य, जो उपभोक्ता के लिए दूध, फल, सब्जियां हैं, ये अत्यधिक उच्च मूल्यों पर प्राप्त होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से ये जब सब्जियां हैं ट्रक फार्मिंग की सहायता से, ट्रकों की सहायता से जब शहरों में पहुंचाई जाती है, तो उनका जो परिवहन लागत है या उच्च जो मुनाफा है उसके कारण उनका मूल्य है काफ़ी अधिक वसूला जाता है उपभोक्ताओं से। खाद्य पदार्थों में मिलावट। नगरों के अंदर व्यापारी है अधिक लाभ कमाने के लिए जो खाद्य पदार्थ है उनमें काफ़ी अधिक मात्रा में मिलावट कर रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव है वो पड़ रहा है। अपराधों का बढ़ता स्तर। ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे युवा है रोजगार की तलाश के अंदर नगरों के अंदर जाते हैं और नगरों में उनको रोजगार नहीं मिलने पर वो बहुत सारे अपराधों के अंदर संलग्न हो जाते हैं, जिसके कारण शहरों के अंदर अपराध की जो मात्रा है, संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असहयोग। जो सामाजिक मूल्य है वो शहरों में कम होते हैं और एक तरफ अपन देख रहे हैं कि आर्थिक विषमता भी काफ़ी अधिक शहरों के अंदर पाई जाती है। एक तरफ जहां गगनचुंबी इमारतें हैं तो दूसरी तरफ फुटपाथ पर जो व्यक्ति निवास करता है, तो दोनों तरफ अपन देखते हैं तो उसमें जो आर्थिक विषमता है वो अपने को परिलक्षित होती है। बच्चों, अब हम नगरीय कच्ची बस्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। नगरों के अंदर जो सड़क है, रेल मार्ग है, नालों के सहारे जो बस्तियां निर्मित होती है, भावग्रस्त अवस्था के अंदर जो बस्तियां निर्मित होती है उनको कच्ची बस्तियां कहा जाता है और इनको स्लम बस्ती भी कहा जाता है। इन बस्तियों की जो मुख्य समस्याएं हैं उनमें पहली समस्या है अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में आवासों का निर्माण, दूसरी सड़कों का अभाव, तीसरी है पेयजल, प्रकाश एवं शुद्ध वायु की कमी, चौथी जो मुख्य समस्या है वो शौचालयों का अभाव, पांचवी जोखिमपूर्ण कार्य करने से असुरक्षित जीवन होता है, छठी कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की इन बस्तियों में मुख्य समस्या रहती है। इनके अलावा अगर देखें, इनके समाधान देखें तो इसमें स्लम बस्तियां, उनमें स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सरकार के द्वारा टैंकरों की सहायता से की जानी चाहिए। सरकार द्वारा निम्नतम दर पर आवास उपलब्ध कराई जानी चाहिए, रोजगार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बच्चों की शिक्षा हेतु सरकार को विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, चौड़ी सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ की जानी चाहिए। बच्चों, अब हम मुंबई की धारावी बस्ती का अध्ययन करेंगे। मुंबई की जो धारावी बस्ती है वो एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है।
इस बस्ती की कुछ विशेषताओं का अपन निम्न बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करेंगे। उसमें पहला है स्थापना। 18वीं सदी के अंदर मुंबई में एक द्वीप था। उस द्वीप पर 70 वर्ष पूर्व गुजरात के कुम्हारों ने इस बस्ती की स्थापना की थी। उस समय इस बस्ती की जनसंख्या वो 10,000 थी। दूसरा बिंदु अवस्थिति एवं विस्तार। मुंबई की जो धारावी बस्ती है वो मुंबई में जुहू बीच से दक्षिण पश्चिम में 12 किलोमीटर दूर उपनगरीय रेल मार्गों के बीच में अवस्थित है। इस बस्ती का जो क्षेत्रफल है वो 557 एकड़ है और ये 12 स्लम बस्तियों से मिलकर बनी हुई है। तीसरा जो बिंदु है वो जनसंख्या। मुंबई की जो धारावी स्लम बस्ती है उसकी जनसंख्या 6 लाख है और 1 लाख घरों के अंदर वो निवास करती है। चौथा बिंदु है परिवहन। मुंबई की धारावी बस्ती के अंदर एक मुख्य सड़क है जिसको 90 फुट रोड के नाम से जाना जाता है। धारावी बस्ती में जो गलियां हैं वो इतनी सकड़ी है कि वहाँ पर तिपहिया वाहन प्रवेश नहीं कर सकता है। ये प्रश्न सन 2018 के अंदर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अगला बिंदु है भवन या आवास। धारावी बस्ती के अंदर जो भवन वो अस्थायी भवन होते हैं, 2 से 3 मंजिला होते हैं और इनकी जो सीढ़ियाँ होती है वो जंग लगी होती है। अगला बिंदु आधारभूत सुविधाएं। स्लम बस्ती धारावी के अंदर जो प्रकाश की है या पानी की है, जो प्रकाश पानी के अलावा जो अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर लगभग 1500 व्यक्तियों पर एक शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। तो इस बस्ती के अंदर जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी कम है। व्यवसाय एवं रोजगार की अपन बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य व्यवसाय है वो मिट्टी के बर्तन बनाने, पकाने और ईंटों का भट्ठा है। और यहाँ पर जो कचरा है उसका पुनर्चक्रण का व्यवसाय काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। ग्रेट ब्रिटेन में जहाँ 23% कचरे का पुनर्चक्रण होता है, वहाँ मुंबई की धारावी बस्ती के अंदर 80% कचरे का पुनर्चक्रण होता है। कनिष्ठ कलाकारों का यहाँ एक जो कलाकारों का केंद्र भी है और यहाँ पर मछुआरे हैं वो मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा इस बस्ती के अंदर और भी बहुत सारे कशीदाकारी है या अन्य जो स्वर्ण आभूषण है उनका कार्य भी यहाँ किया जाता है। अगला है व्यापार। धारावी बस्ती से निर्मित जो वस्तुएं हैं वो मुंबई के अलावा जो देश के अन्य क्षेत्र है वहाँ पर अरब देशों के अंदर और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इनका निर्यात किया जाता है और इनके द्वारा जो उत्पन्न मूल्य है वो $650 मिलियन है। आगे है जनजीवन। मुंबई की धारावी बस्ती है उसका जनजीवन घोर नारकीय है। यहाँ पर हर दिन चिकित्सक के पास 4000 से अधिक बच्चे हैं वो डिप्थीरिया और टाइफाइड के दिखाने के लिए आते हैं और इनके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों के व्यक्ति आसानी से देखे जा सकते हैं। अब आगे अपन पढ़ते हैं धारावी कच्ची बस्ती की भावी योजनाएं कि इसको किस प्रकार से पुनर्विकसित किया जा सके। तो एक प्रसिद्ध व्यवसायी है मुकेश मेहता, उसके द्वारा $2 मिलियन की लागत वाले बहुमंजिले भवन निर्माण का उद्देश्य उसने रखा है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्वच्छ पेयजल, प्रकाश, शुद्ध वायु, शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है। तो इस प्रकार से बच्चों ये अपना मानव अधिवास जो अध्याय है 4 अंक का ये पूरा होता है। आगामी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ई स्माइल स्टडी के बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।